माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज प्यारे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का वो टॉपिक जिसका इंतजार बच्चे बहुत ही बेसब्री से करते हैं। अब कहेंगे कि सर क्या आज सिखाने वाले हैं? तो बच्चों आज हम आपको सिखाने वाले हैं समीकरण को संतुलित करना, कि किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। कितने बच्चे इच्छुक हैं? एकदम एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आज समीकरण को संतुलित करने के लिए, सीखने के लिए कितने बच्चे एकदम उत्सुक हैं कि हाँ सर आज हमें सिखा ही दीजिए, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि सर समीकरण को संतुलित करना आप कब सिखाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जो कि केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर है और आज हम लोग उसका चौथा क्लास करेंगे। इसके पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं और आज चौथे क्लास में, देखिए 3 क्लास में 2 क्लास तो हम ऑलरेडी बेसिक का लिए थे, उसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे और आज प्यारे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को ना बच्चों आप लोग सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से ना। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और सारे बच्चे भी यहां पर जुड़ जाएं। फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करिए। चलिए तो जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज आपका हम क्लास करवाएंगे। तो लाइक और शेयर जल्दी जल्दी से कम ना आज 1000 बच्चे जुड़ जाइए ताकि आज का क्लास कराने में हमें भरपूर मजा आ जाए। और साथ ही प्यारे बच्चों जो बच्चे अभी तक 10th टॉपर बैच 2024 को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग 10th टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको वो सारी सुविधाएं मिलने वाले हैं जो आप लोगों को चाहिए, जो एक बच्चे को चाहिए, जो एक मैट्रिक के बच्चे को चाहिए, जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, जो उनको चाहिए ना, वो सभी सुविधाएं यहां पर मिल रहे हैं। जैसे टॉपर का हैंड नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पर इस बैच में डाल दिया जा चुका है। जो बच्चे टॉपर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं टॉपर नोट्स से पढ़िए, उससे भी आसान तरीके से आपको हम नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो टारगेट बोर्ड का नोट्स और स्टडी मटेरियल है ना, वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेस्ट लेंगे प्यारे बच्चों ना, बुधवार को संभवतः आप लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास सब कुछ हम करवा रहे हैं सिर्फ 999 में। तो यदि जो बच्चे अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और हम आपको बेसिक से लेकर के ना पूरा एकदम बता दिए थे सब कि किसका कितना एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या होता है और संकेत किसका क्या होता है, सब कुछ हम आपको बता दिए थे। पिछले क्लास में ना हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बच्चों बताए थे, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में ना हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे। और रासायनिक अभिक्रिया हम आपको बताए थे कि यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया बताए थे? एक तो हम आपको बताए थे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा बताए थे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देख लीजिए, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित, यह 2 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हम आपको बताए थे। ठीक है, यह 2 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको चर्चा करके बताए थे। 1 मिनट बच्चों।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आज हम परेशान हैं काम की वजह से। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे? समीकरण, रासायनिक समीकरण ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। पिछले क्लास में हम आपको यह बात बताए थे कि अगर प्यारे बच्चों अगर यह जो तीर का निशान आप लोग देख रहे हैं, तो इस तीर के निशान के बाईं तरफ और इस तीर के निशान के दाईं तरफ, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अगर परमाणु की संख्या बराबर हो जाए, समझ गए ना, परमाणु संख्या अगर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि समीकरण संतुलित हो गया। परिभाषा भी वैसा ही कुछ होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है दोनों तरफ, यानी कि इधर अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि यह समीकरण असंतुलित है। यहां तक हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। आज हम आपको सबसे पहले बच्चों यह बताएंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे आगे कि किस तरीके से संतुलित किया जाता है। ठीक है ना, किस तरीके से संतुलित किया जाता है यह आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहली बात कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिए। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्या हम लोग अगर संतुलित नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा? प्यारे बच्चों, आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण को ना संतुलित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा, यानी कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। यानी कि न निर्माण हो रहा है न विनाश हो रहा है, यानी कि बराबर है, जस का तस है। और जाहिर सी बात है कि जब जस का तस है तो दोनों तरफ हमें बराबर करना होगा। ठीक है, तो सवाल कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, अक्सर बिहार बोर्ड में ना आप लोग क्वेश्चन बैंक जब उलट करके देखेंगे तो वहां पर आपको यह सवाल मिलेगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए एक लाइन में आप लोग जवाब दे सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। समझ में आया? ना तो निर्माण होता है और ना तो विनाश होता है, इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कभी कभी ना द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है यह अलग से पूछ देता है 2 नंबर वाले सवाल में। तो अगर अलग से पूछे प्यारे बच्चों तो आपको सिंपल से 1.5 लाइन में जवाब दे देना है कि इस सिद्धांत के अनुसार, या फिर लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। देखिए नाम ही है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण, या संरक्षण कहने का मतलब क्या होता है? संरक्षण करने का मतलब होता है बचाव, यानी कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होगा और ना ही क्या होगा, निर्माण होगा, यानी कि जितना है उतना बचा रहेगा, जस का तस रहेगा। समझ गए? तो इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ गया ना? तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही क्या होगा, विनाश होगा। तो यह बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आया? बताइए। और अभी तक लगभग 300-400 बच्चे ऐसे हैं ना जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, क्लास को अभी तक 300-400 बच्चे लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। कम से कम एक बार तो लाइक का बटन दबना ही चाहिए ना। तो बच्चों कम से कम एक बार लाइक का बटन दबाइए और शेयर वेयर करो यार, जल्दी से जल्दी शेयर करो, क्योंकि अब हम समीकरण को संतुलित करने के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बताइए, क्या यह दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर कमेंट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से बच्चों यस सर कमेंट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी से। अगर जिंदगी में बच्चों सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपनी कामों पर करो।
लोगों पर नहीं। जब तक लोगों पर फोकस करोगे तो लोगों की बुराई ही सुनने के लिए मिलेगी। जब अपनी कामों पर फोकस करोगे तब लोगों की अच्छाई सुनने के लिए मिलेगी। तो इसलिए हमेशा अपनी काम पर फोकस करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोग क्या कहते हैं इस पर हमें विचार नहीं करना है। दुनिया का रिवाज है, जब कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलोगे ना, 10 आदमी तुमको टोकने वाले मिल जाएंगे। ठीक है, जब कोई अच्छा काम करने के लिए निकलोगे तो 10 आदमी टोकने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई खराब काम करने के लिए निकलोगे ना, एक आदमी कुछ चू तक नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि ये बच्चा खराब आदमी, ये बच्चा खराब काम करने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर खराब काम करने जा रहा है तो ये लड़का खराब होगा। ये लड़का खराब होगा, अगर हम उससे कुछ बोलते हैं तो ये पलट करके जवाब देगा। तो क्यों अपनी बेइज्जती खुद करवानी है? बताइए, क्यों अपनी बेइज्जती खुद करवानी है? तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ना हमेशा अपने कामों पर ध्यान रखना है, लोगों की बातों पर नहीं। समझ गए ना? अच्छे काम करने वाले के पीछे 10 लोग होते हैं, खराब करने वाले के पीछे 1000 लोग होते हैं। 10 लोग का सहारा लेकर के चलो, बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है। अब देखिए, हम आपको समीकरण को ना संतुलित करने के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम यह बता दें कि आखिर कितने ऐसे तरीके हैं जितने तरीकों की वजह से हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आप लोग का क्या हिसाब किताब है बताइए? तो कितने तरीके ऐसे हैं, बताइए कितने तरीके ऐसे हैं? जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कितने ऐसे तरीके हैं जिस तरीके की वजह से आप लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों 2। यानी कि 2 ऐसे तरीके हैं जिस तरीके के माध्यम से आप लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण को प्रायः 2 तरीके से संतुलित किया जाता है। 2 तरीके से ना रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। वह 2 तरीका कौन कौन सा है? सबसे पहला तो है अनुमान विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं तीर तुक्का विधि। अनुमान विधि, जैसे आप लोग अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान लगाते हैं ना कि देखते हैं इधर 2 लगा करके क्या हो जाएगा, चलो इधर भी 2 लगा देते हैं, इधर भी 3 लगाते हैं, देख लेते हैं हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 तो यहां पर 3 नहीं लगेगा। इस प्रकार से मतलब अनुमान लगा करके करते हैं। समझ गए ना? एक क्या होता है बच्चों, अनुमान लगा करके करते हैं कि देखते हैं अनुमान लगा करके होता है कि नहीं होता है। समझ गए? एक आप लोग क्या करते हैं, अनुमान लगा करके करते हैं, यानी कहने का मतलब कि तुक्का मार करके तीर चला दिए। ठीक है ना? तुक्का में तीर चला दिए, समझ गए ना? यानी जिसको कहते हैं ना कि आंख बंद करके तीर चलाना, वो तीर चलाते हैं। अगर निशाना सही जगह पर लग गया तो हमारा समीकरण संतुलित, अगर निशाना गलत लगा तो फिर आप उलझे रह जाएंगे। लेकिन दूसरा जो तरीका है ना, वह है प्यारे बच्चों बीजगणितीय विधि। यह जो तरीका है बीजगणितीय विधि, थोड़ा सा प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन तीर आपका एकदम सही निशाने पर जाकर के लगेगा। समझ गए ना? तीर आपका एकदम सही निशाने पर जाकर के लगेगा। और परीक्षा में स्पेशली पूछा जाता है कि बताइए कि जैसे मान लिया जाए कि एक छोटा सा समीकरण आपको दे देगा और पूछ देगा कि इसको बीजगणितीय विधि से संतुलित करिए। अगर आप बीजगणितीय विधि जानते हैं तो संतुलित कर देंगे, अगर आप बीजगणितीय विधि नहीं जानते हैं तो कभी नहीं होगा आपसे संतुलित, कभी आपसे संतुलित नहीं होगा। ठीक है ना? कभी आपसे बच्चों संतुलित नहीं होगा। तो हम दोनों तरीका बताएंगे। हालांकि अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि बताने की आवश्यकता नहीं है, प्राय सभी बच्चे जानते हैं। एक्चुअल में ना ये विधि बताने का जरूरत है बीजगणितीय विधि। और आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बच्चों, वादा है मेरा, आज आपसे हमारा वादा है, यह बीजगणितीय विधि ना आपको हम आज सिखा करके रहेंगे। किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है, यह बीजगणितीय विधि आज आपके दिमाग में अगर हम आर पार नहीं कर दिए तो फिर हमारा नाम प्रिंस कुमार नहीं। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, तो आज हम वचन लेकर के आए हैं, वचनबद्ध हैं कि हम यह बीजगणितीय विधि आपको सिखा करके जाएंगे। और इतने आसान तरीके से सिखा करके जाएंगे ना कि आप लोग भी जाते जाते कहेंगे कि सर आपसे पढ़ करके मजा आ गया। समझ गए ना? तो बिल्कुल आप लोग अगले आधा घंटा तक बस कंसंट्रेट हो जाइए। होमवर्क भी देंगे आज, होमवर्क भी आपसे एकदम चुटकियों में बन जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर प्यारे बच्चों देख रहे हैं H2 + O2 से बन गया H2O। यह जो समीकरण है क्या संतुलित है कि असंतुलित? आप बोलेंगे सर असंतुलित है। कैसे असंतुलित है? क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है ना। तो जब दोनों परमाणु बराबर नहीं हुआ तो फिर ये असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? संतुलित करने के लिए प्यारे बच्चों इधर हाइड्रोजन
अगर यहां पर बात करें ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करेंगे, 2 ऑक्सीजन करने के लिए आगे हम 2 लगा दिए, लेकिन जब हम आगे 2 लगाए तो हाइड्रोजन यहां पर 2 दूनी 4 हो गया, तब यहां पर हमें हाइड्रोजन 4 करना होगा, तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे, तो अब 2 दूनी 4 हो गया। देखिए हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, अब यह संतुलित हो गया। तो इस विधि को कहते हैं तीर तुक्का विधि या अनुमानित विधि बोलते हैं। समझ में आया? इस विधि को कहते हैं तीर तुक्का या फिर अनुमानित विधि। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम्पल को उठा करके देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए ना, Fe प्लस H2O से बन गया Fe3O4 प्लस में H2। यह जो ऊपर वाला समीकरण आप लोग देख रहे हैं ना, जो पीले कलर से लिखा हुआ है, यह है बच्चों असंतुलित समीकरण। क्योंकि यहां पर देखिए Fe का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है, इधर Fe का कितना परमाणु है, 3 परमाणु है ना, यानी कहने का मतलब इधर 1 इधर 3, जाहिर सी बात है कि समीकरण कैसा है, असंतुलित है। इसको हमने यहां पर क्या किया है, संतुलित कर दिया है व्हाइट कलर से। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं व्हाइट कलर वाला क्या है, संतुलित समीकरण है। इसमें अगर 3Fe इधर है तो इधर भी देख लीजिए Fe3 है। इसमें यहां पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है। इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी देखिए ऑक्सीजन 4 है। इस तरीके से बच्चों ना समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिस विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, अनुमानित विधि। उस विधि को क्या बोलते हैं, अनुमानित विधि बोलते हैं। तो लगभग ये वाला विधि तो सारे बच्चे जानते हैं। जैसे Mg प्लस O2 से बन गया MgO, Mg प्लस O2 से बन गया MgO। हम अगर इसको अलग स्लाइड में ले लें, देखिए Mg प्लस O2 से क्या बन गया बच्चों, MgO बन गया। इधर देखिएगा तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, यानी कि सॉरी, इधर मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, यानी कि यह क्या है, असंतुलित है। यह क्या है, असंतुलित, असंतुलित है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम इसको संतुलित करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 2 है ना, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 इधर लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब इधर मैग्नीशियम बढ़ गया, अब इधर मैग्नीशियम बढ़ गया। हम क्या करेंगे कि इधर भी 2 लगा देंगे। अब देखिए मैग्नीशियम भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर, अपना काम तमाम। समझ गए ना, मैग्नीशियम भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर, अपना काम हो गया। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक बच्चों आप लोग को समझ में आया? उसी तरीके से कोई भी एग्जांपल ले लिए, जैसे H2 क्या है, N2 प्लस H2 से बन गया NH3, N2H2 NH3, N2 प्लस में H2 से क्या बन गया बच्चों, NH3 बन गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इसको अनुमानित विधि बोलते हैं। हम लोग बस अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम बराबर कर सकते हैं, बस अनुमानित है। तो इधर N2 है, इधर N है, यानी कि इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन 2 कर दिए। ठीक है बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब इधर नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन अब 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। हम क्या करते हैं कि यहां पर 3 लगा देते हैं। जैसे ही 3 लगाते हैं, यह समीकरण संतुलित हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं अनुमानित विधि। क्या बोलते हैं, अनुमानित विधि बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। ये तो छोटा छोटा समीकरण है, तब तो बड़ा आराम से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पर क्या होगा। लेकिन अगर मामला बड़ा फंस जाए, अगर बड़ी मछली जाल में फंस जाए, तो क्या करेंगे, वहां पर अनुमान लगाते रह जाएंगे कि जाल से कैसे इसको बाहर निकालें, लेकिन आप जाल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए ना? तो यहां पर छोटी मछली है, तब तो बड़े आराम से आप अनुमान लगा ले रहे हैं, बड़े आराम से उसको फंसा ले रहे हैं। लेकिन बड़ी मछली जब हाथ लगेगा ना, तो उसको आप नहीं फंसा पाइएगा। उसके लिए आपको बीजगणितीय विधि का सहारा लेना होगा। समझ गए ना? उसके लिए बच्चों आप लोगों को बीजगणितीय विधि का सहारा लेना होगा। तो ये सब कुछ समीकरण लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑलरेडी आपको नोट्स में मिल जाएगा सारे समीकरण। जैसे कुछ शब्द समीकरण हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बन गया हाइड्रोक्लोराइड, H2 प्लस Cl2 से बन गया 2HCl। ऊपर में लिखा गया है कुछ शब्द समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो कुछ शब्द समीकरण है, उसको संतुलित करने का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। अच्छी बात है भाई। लेकिन हमारा जो असली खेल है ना प्यारे बच्चों, यहां पर है। हमारा जो असली खेल है, बड़ी मछली जो है ना, वो यहां पर है, जो कि सीधे सीधे परीक्षा में कितना नंबर का पूछता है, 5 नंबर का पूछता है। अगर इस बड़ी मछली को फंसाते हो तो 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। समझ गए? कितने बच्चे सीखना चाहते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है ना,
कितने बच्चे सीखना चाहते हैं पहले ये बता दीजिए एकदम ईमानदारी के साथ कि हाँ सर हमारे अंदर सीखने का उत्सुकता है। बताइए कितने बच्चे सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, पहले के लोग कहते थे ना, पहले एक कहावत था कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। समझ गए ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यानी कि जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा। समझ गए, वैसा ही आपका गुण होगा, वैसा ही आपका आचार विचार होगा। समझ गए, पहले के लोग ऐसा कहावत कहते थे कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जैसा संगति होगा वैसा आपका गुण व्यवहार होगा। लेकिन हमें लगता है ना बच्चों की ये बात बिल्कुल गलत है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग रामायण में देख सकते हैं। रावण प्यारे बच्चों राक्षस था, रावण राक्षस था, लेकिन उस राक्षस के भीड़ में रह करके भी विभीषण नहीं बिगड़ा। उस राक्षस के भीड़ में रह करके भी विभीषण राक्षस नहीं बन पाया। लेकिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य था। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य था। लेकिन उस भगवान के बीच में रह करके मंथरा नहीं सुधरी। समझ गए ना, उस भगवान के बीच में रह करके भी मंथरा नहीं सुधरी। यानी कि संगति से कोई असर नहीं पड़ता है। अगर अपना दृढ़ संकल्प होना तो संगति कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। रावण के राज्य में रह करके विभीषण नहीं बिगड़ सकता है, और भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में रह करके मंथरा नहीं सुधर सकती है। तो फिर हम कैसे मान लें कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात? तो संगति से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। समझ गए ना प्यारे भाई, संगति से कुछ नहीं होता है, संगति कुछ नहीं करता है। समझ गए? तो इसलिए ना पहले वाले कहावत पर मत चलिए, नया कहावत लाइए। क्योंकि हम लोग जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग नेक्स्ट जनरेशन पर है बच्चों। हम लोग आज यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल युग है, सहारा ले रहे हैं टेक्निकल का, टेक्निकली सहारा लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो वहां पर कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना, बताइए, वहां पर कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। पहले के लोग क्या कहते थे, जितना चादर हो ना उतना ही पैर पसारो। पहले के लोग कहते थे जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। हम कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, जितना चादर है उतना ही पैर क्यों पसारेंगे, नया चादर लाएंगे। समझ गए ना, बड़ा चादर लाएंगे लेकिन पैर को खुल करके पसारेंगे। ठीक है, पैर को बहुत पसारेंगे, खुल करके पसारेंगे, पसारने का प्रयास करेंगे, चादर लाने का प्रयास करेंगे। जितना पैर है उसी में हम क्यों सिमटे रहें, जितना चादर है उसी में हम क्यों दबे रहें, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा चादर लाएंगे। यानी कि अगर हमारा परिवार अभी गरीबी के स्तर पर है तो क्या हम उसी गरीबी के स्तर पर रहें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने परिवार को ऊपर लेकर के जाएंगे, अमीरी की तरफ बढ़ाएंगे। समझ गए ना। और ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि हर एक परिवार में एक ऐसा बच्चा जरूर जन्म लेता है जो अपने परिवार को अमीरी से गरीबी की ओर लेकर के जाता है। और कौन जानता है, शायद वो बच्चा आप ही होंगे। समझ गए ना। तो अपने परिवार के लिए बच्चों जरूर आगे बढ़िए। समझ गए ना, जरूर आगे बढ़िए। चलिए चलिए अब चलिए हम आपको सिखाते हैं समीकरण संतुलित करना। थोड़ा सा मोटिवेट कर दिए ताकि आप लोग को ना दिमाग में जरा जल्दी से घुस जाए। समझ गए। चलिए समीकरण को संतुलित करना सिखाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। और अगर गौर से अगर समझ लिए तो फिर एक एक चीज समझ में आ जाएगा। इसको हमें संतुलित करना है प्यारे बच्चों बीजगणितीय विधि से। हमें क्या करना है, अनुमानित विधि से नहीं पता है कि हमें क्या करना है, बीजगणितीय विधि से संतुलित करना है। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका, हमको नहीं पता है कि इसके आगे 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा, नहीं पता है। ऑक्सीजन के आगे 2 लगेगा, 4 लगेगा, हमको नहीं पता है। एमजीओ के पहले 2 लगेगा, 4 लगेगा, हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप गणित को याद करिए। गणित में अगर वैल्यू नहीं दिया रहता है ना तो एक्स मान लिया जाता है। माना कि वैल्यू एक्स है, समझ गए ना। एक्स मान करके ना गणित में बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाते हैं, बड़े बड़े सवाल हल कर लिए जाते हैं एक्स मान करके, वाई मान करके। हम यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी मान लेंगे। हमको नहीं पता है कि यहां पर क्या होगा, हम प्यारे बच्चों यहां पर ए मान लेते हैं। हमको नहीं पता यहां पर क्या होगा, हम यहां बी मान लेते हैं। हमको नहीं पता यहां पर क्या होगा, हम यहां सी मान लेते हैं। समझ गए, हम क्या कर लिए, सी मान लिए। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, ए इंटू एम जी प्लस बी इंटू ओ टू से बन गया सी इंटू एम जी ओ। क्लियर है,
समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कर ए बी सी मान लेने के बाद सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आखिर यह जो समीकरण को संतुलित करना है इसमें है क्या क्या, कौन कौन से परमाणु है, कौन कौन से तत्व हैं। समझ गए ना, कौन कौन से तत्व हैं यह हमें देखना है। तो कौन कौन सा तत्व है बाबू इसमें जरा बताइए। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो इधर से मैग्नीशियम है Mg है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। यही दो है ना, इसके अलावा और कोई तीसरा तो नहीं नजर पड़ रहा है। एक क्या है, मैग्नीशियम है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। हम क्या करते हैं बच्चों, इधर लिख देते हैं LHS और इधर लिख देते हैं हम RHS। LHS कहने का मतलब हो गया तीर के इस साइड वाला, RHS कहने का मतलब हो गया तीर के इस साइड वाला। ठीक है, अब जरा हम जरा प्यारे बच्चों Mg का बात कर लेते हैं। तो Mg के पहले A लगा हुआ है, यानी कि Mg के पहले A लगा हुआ है, तो जरा बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। Mg के पहले A लगा हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि यहां पर A का A ही रह जाएगा। समझ गए ना, A का A ही रह जाएगा, क्योंकि Mg के पहले क्या लगा हुआ है, A लगा हुआ है। चलिए, अब प्यारे बच्चों इधर साइड अगर देख लिया जाए तो Mg के पहले क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है ना, तो Mg बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। लिख देना है Mg बराबर C। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अब ऑक्सीजन की बारी। मैग्नीशियम हो गया, LHS भी देख लिए, RHS भी देख लिए। ठीक है, Mg के पहले A है तो A लग गया, Mg के पहले इधर C है तो C लग गया। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए, अगर ऑक्सीजन की बात करें ना तो यहां पर O2 है, यानी कि ऑक्सीजन में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो यहां पर अगर 2 लगा हुआ है ना तो 2 में B से गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 में अगर B से गुना करेंगे तो आपको पता है 2B हो जाएगा। 2B बराबर, इधर ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के पहले क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है। 1 2 3 4 कुछ नहीं है, तो 2B बराबर भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब सिंपल तरीका है कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अगला प्रोसेस क्या है हम आपको बताते हैं। अगला प्रोसेस में करना कुछ नहीं है, बस आपको मान लेना है कि माना कि सब में, माना कि a बराबर 1। ठीक है ना, जितना भी आप बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करेंगे सभी में प्यारे बच्चों अपने मन से a बराबर 1 आपको मान लेना है। समझ गए ना, अपने मन से आपको a बराबर 1 मान लेना है। तो जब हम a बराबर 1 मान लिए, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर हम ये बोल दें कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या मान लिए हैं, a बराबर 1। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, a बराबर c, तो समीकरण 1 कहता है a बराबर c, यानी कि a बराबर 1 हम मान लिए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों c बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि c का वैल्यू हमारा निकल करके आ गया 1। a बराबर c तो c बराबर 1, तो c का वैल्यू निकल करके आ गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है ना, अब चलते हैं समीकरण 2 से, लिखेंगे अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिएगा ध्यान से। अब समीकरण 2 से क्या कह रहा है, 2b बराबर c, क्या कह रहा है, 2b बराबर c। अच्छा, c का वैल्यू हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, a, तो 2b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए b बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। समझ में आ गया यहां तक? तो a का वैल्यू हमारा 1 जो कि हम माने थे, b का वैल्यू आ गया 1/2 और c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, चुपचाप जो समीकरण था ना उसको हम लिख देते हैं, Mg प्लस O2 से बन गया MgO। ठीक है, Mg प्लस O2 से क्या बन गया बच्चों, MgO बन गया। देखिए ध्यान से, Mg प्लस O2 से बन गया MgO। जहां पर हम लोग A माने थे वहां पर A का वैल्यू पुट कर देंगे, जहां पर हम लोग B माने थे वहां पर B का वैल्यू पुट करेंगे, और जहां C माने थे वहां C का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग A की जगह क्या माने थे, यहां पर हम लोग A माने थे Mg के पहले, तो A का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहां पर क्या कर दिए, 1 कर दिए। अब देखिए b बराबर कितना आया है हमारा, 1/2 आया है ना, तो यहां पर प्यारे बच्चों 1/2 कर देंगे। अब c बराबर क्या आया है हमारा, 1 आया है, तो हम क्या कर देंगे, c बराबर 1 कर देंगे। ठीक है ना, 1 कर देंगे। एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, एकदम ध्यान से दिमाग में रख लीजिए कि जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो कभी भी बट्टा में वैल्यू नहीं आएगा, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आता है। समझ गए ना, बट्टा में कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस बटे को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए, इस बटा को हम लोग क्या करेंगे, नहीं बच्चों a बराबर 2 कभी नहीं मानना है। हम क्या बोल रहे हैं, a बराबर 1 ही मानना है हमेशा, चाहे कोई भी समीकरण रहे।
कोई भी समीकरण रहे यहां पर ए बराबर हमेशा एक ही मानना है, 2 3 4 मत मान लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए यह फ्रैक्शन में कभी भी समीकरण संतुलित नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम हर से सब में गुना कर देंगे। हर से, हर नीचे है ना, हर नीचे है ना, तो हर से हम सभी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर प्यारे बच्चों हम, चूंकि हर 2 है तो 2 से हम mg में भी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा प्लस में। अब 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो 1/2 गुने 2 O2 हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो MgO। जो भी हर रहेगा ना, हर यहां पर बटे में जो भी वैल्यू है उसके हर से ना सब में गुना कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये 2 से ये 2 कट गया, तो वहां पर एक वैल्यू क्या बच गया, 1 बच गया। अब फाइनली हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या बच गया, 2mg प्लस यहां पर 2 से 2 तो खत्म हो गया, तो सिंपल बच गया O2 से क्या बन गया, 2mgO बन गया। देखिए ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। आप मिला करके देख लीजिए, ठीक है। कितने बच्चे को समझ में आया, एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने बच्चे को समझ में आया, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए, कितने बच्चे को समझ में आया। अधिकांश बच्चे को आ गया होगा, हमें पूरा भरोसा है कि अधिकांश बच्चे को ना आ ही गया होगा, अधिकांश बच्चे को आ गया होगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। कितने बच्चे को आया है बता दीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए सर समझ में आ गया सर, कुछ बच्चे को आया है, कुछ बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट तो जरूर होगा। अगर डाउट है तो फिर चलिए एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर एक बार और, एक बार और, एक बार और। चलिए अरे भाई एक बार और हम कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार और कर लेते हैं, एकदम सेम उसी प्रोसेस से, सेम उसी विधि से। क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। हमें नहीं पता है कि इसके आगे 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, हमें नहीं पता है। इसके आगे 1 लगेगा, 2 लगेगा, हमें नहीं पता है। इसके आगे क्या लगेगा हमें नहीं पता, इसके आगे क्या लगेगा हमें नहीं पता है। हम क्या कर लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बच्चों मान लेते हैं हम ABCD, ठीक है ना। देखिए Na के पहले हमें नहीं पता है कि क्या लगेगा, तो हम A मान लेते हैं प्लस में। H2O के पहले हमें नहीं पता है क्या लगेगा, हम B मान लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तीर का निशान दे दिए। NaOH के पहले हमें नहीं पता क्या लगेगा, हम C मान लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, C मान लेते हैं प्लस में। H2 के पहले हमें नहीं पता क्या लगेगा, हम D मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, यहां तक तो समझ में आ गया ना कम से कम। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो अब क्या करना है, अब दूसरी बार में, दूसरा स्टेप में हमें सबसे पहले यह देखना है कि समीकरण में कौन कौन सा तत्व है, समीकरण में कौन कौन सा तत्व है हमें यह देखना है। तो बच्चों बताइए समीकरण में कौन कौन सा तत्व है। सबसे पहला तो Na है भाई, तो Na हम लिख लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, H2 है, तो H हम लिख लिए, सिर्फ H लिखेंगे, H2 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, हम तीनों को लिख लिए, हो गया। इधर लिख देते हैं हम LHS, और LHS बराबर इधर लिख देते हैं RHS, ठीक है, RHS। चलिए अब हम बात करते हैं Na का। अगर हम बात करते हैं Na का प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिए, Na का, Na कितना है, 1 है, 1 में A से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, A ही होगा सर। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 1 ही होगा ना, तो Na 1 है, 1 में A से गुना करेंगे, A का A रह जाएगा बराबर। Na इधर कितना है बच्चों देख लीजिए, यहां पर Na में 1 से, यहां भी Na 1 है, C से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, A बराबर C हो गया, ठीक है। A बराबर RHS कितना हो गया, A बराबर RHS कितना हो गया, C हो गया। चलिए अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा बराबर। इधर हाइड्रोजन कहाँ है, देखिए एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है। इधर हाइड्रोजन 1 है, तो 1 में C से गुना करेंगे तो C हो जाएगा, और इधर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए। इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 में D से गुना करेंगे तो C + 2D हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया, 2B बराबर C + 2D। अब देखिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, इधर ऑक्सीजन 1 है, 1 में B से गुना करेंगे तो सिर्फ B आएगा बराबर। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 में C से गुना करेंगे C आ जाएगा। बताइए यहां तक में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तो यहां तक में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, इसको प्यारे बच्चों 1 मान लेना है, इसको प्यारे बच्चों 2 मान लेना है, और इसके प्यारे बच्चों 3 मान लेना है।
समझ में आ गया? 1 2 3, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है ना? चलिए इक्वेशन 1 2 3 बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए हम क्या करने वाले हैं, जरा देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना, माना क्या मानेंगे, माना कि a बराबर 1, a बराबर 1 हम मान लेंगे, ठीक है ना? क्या बताए हैं, a बराबर 1 हम लोग सबसे पहले मानेंगे। अगर हम a बराबर 1 यहां पर मान लिए तब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, ठीक है ना? समीकरण 1 से सबसे पहले, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, a बराबर c, a बराबर c, a का वैल्यू 1 आया हुआ है, इसलिए c बराबर हमारा 1 निकल करके आ जाएगा। c बराबर 1 आ गया, ठीक है ना? a का वैल्यू निकला हुआ है, a बराबर 1, c का वैल्यू निकल गया। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b का वैल्यू निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को पहले ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 3 से, अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण, अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कह रहा है, b बराबर c। अब c का वैल्यू हमारा निकला हुआ है कितना, 1, यानी कि इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। b का वैल्यू भी हमारा निकल गया, ठीक है? यानी कि a का वैल्यू हमारा निकल गया है 1, b का वैल्यू निकल गया 1, c का वैल्यू निकल गया 1। अब सिर्फ हमें d का वैल्यू निकालना है, क्योंकि d तक है ना, तो अब हमें सिर्फ d का वैल्यू निकालना है। चलिए अब d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहां पर, d का वैल्यू हम यहां पर निकाल लेते हैं। d बराबर क्या है, अब यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 2b बराबर, समीकरण 2 कह रहा है 2b बराबर c प्लस 2d, c प्लस 2d कह रहा है ना। समीकरण 3 हमारा यही ना है, 2b बराबर c प्लस 2d। अच्छा 2b तो 2 गुना, b का मान कितना है बच्चों, 1 है ना, तो 2 गुना 1 बराबर, c का मान कितना है, 1 है, 1 प्लस 2d, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर 1 प्लस 2d, 1 को इधर ले आते हैं तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 2d। अब देखिए 2 माइनस 1 को हम डायरेक्टे कर देते हैं 1, ठीक है ना, 1, इसलिए d बराबर क्या हो गया, इसलिए d बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। देखिए d का भी वैल्यू हमारा निकल करके आ गया कितना, 1/2, d का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आया, 1/2। अब चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, लास्ट स्टेप है, ABCD का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब हम समीकरण को यहां पर लिखने जा रहे हैं। समीकरण क्या कह रहा है, Na प्लस H2O से क्या बन गया बच्चों, NaOH, NaOH प्लस में क्या बच गया, H2, ठीक है ना? अब चलिए हम लोग Na के पहले A माने थे, H2O के पहले B माने थे, NaOH के पहले C माने थे और H2 के पहले D माने थे। सेम टू सेम हम वैल्यू बिठा देंगे। A का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि यहां पर हम लोग 1 बिठा देंगे। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू भी 1 है, यहां पर हम लोग 1 बिठा देंगे। C का वैल्यू कितना है, 1 है, यहां पर हम लोग 1 बिठा देंगे। और D का वैल्यू कितना है, 1/2 है, यहां पर हम लोग 1/2 बिठा देंगे। अब जरा देखिएगा ध्यान से, फिर से इसमें बटा आ गया, समझ गए, फिर से क्या आ गया, बटा आ गया। बटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता है कि बटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटा का जो हर है, जो हर है उससे सब में गुना कर देंगे, हर से सब में गुना करेंगे प्यारे बच्चों। अगर हर से हम सब में गुना करेंगे तो Na में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Na हो जाएगा, प्लस में H2O के पहले भी 2 लग जाएगा क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो H2O हो जाएगा, प्लस में इसके पहले भी 2 लग जाएगा क्योंकि 2 से गुना होगा तो 2NaOH हो जाएगा। अच्छा प्लस में इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, सिर्फ H2 बच जाएगा। देखिए तो अपना समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, देखिए समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि से ना इस तरीके से इसको समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब बताइए, अब तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, अब तो हमारे किसी छोटे भाई बहन को डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए एक बार जरा, एकदम जोश के साथ बोलिए कि नहीं सर अब कोई डाउट नहीं है, एकदम दहाड़ करके बोलिए कि हाँ सर अब हमें कोई डाउट नहीं है। दहाड़िए आप लोग, ठीक है ना।
सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बताइए सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? वाह क्या बात है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, Na+H2O, यही वाला क्वेश्चन है का? NaOH प्लस, ओहो एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है ना, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर दो बार आ गया है। चलिए इसको काट देते हैं हम, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है ना। बताइए ये वाला विधि आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला विधि बता दीजिए जल्दी से, आप लोग को समझ में आ गया? सारे बच्चे यस सर यस सर यस सर लिख दीजिए ना जल्दी जल्दी से। हैं? सर आज का क्लास गजब लग रहा है सर। हैं? वाह क्या बात है सर, आप तो दिमाग में सीधे ठोक देते हैं। अरे वाह वाह क्या बात है। नो डाउट सर, समझ गए। वाह सर, एक बनाए समझ गए, दूसरा आपसे पहले बना लिए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए अब हमें लग रहा है कि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब बताइए बीजगणितीय विधि से आएगा तो आप लोग बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे? बीजगणितीय विधि से अगर आ जाए तो आप लोग बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे? बना लेंगे ना, बना लेंगे ना, बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है, हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, दो क्वेश्चन कम से कम, SW हम कम से कम ना दो क्वेश्चन दे रहे हैं। इस दो क्वेश्चन को हर हाल में घर से कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है ना। हर हाल में बच्चों कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, क्लियर है? बताइए, हर हाल में कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी के साथ बना करके भेजेंगे? यह दो क्वेश्चन आपका HW है, होमवर्क है, जिसमें इसको आप लोग को समीकरण को संतुलित करना है बीजगणितीय विधि से। किसके विधि से? बीजगणितीय विधि से, ठीक है ना। बीजगणितीय विधि से आप लोग को समीकरण को संतुलित करना है। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दोनों क्वेश्चन को ना बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है। बताइए हो जाएगा क्या? हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेजने के लिए नहीं बोल रहे हैं, व्हाट्सएप में भेजने के लिए बोल रहे हैं, जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना, जरूर भेज दीजिएगा बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप में ना आप लोग जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हमें नहीं लगता है कि बीजगणितीय विधि में किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला है। बीजगणितीय विधि आप लोग को समझ में आ गया। समीकरण को संतुलित, छोड़िए बीजगणितीय की हम बात ही नहीं करते हैं, समीकरण को संतुलित करना कितने बच्चे सीख लिए हैं? बताइए। अब कैसा भी समीकरण दे दे, कोई कितना बड़ा भी समीकरण दे दे, उसे हम बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए। कोई कितना बड़ा भी समीकरण दे दे, हम उसे बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कुछ प्रोसेस नहीं है, हमें क्या करना है कि ABCD मान लेना है। हमें नहीं पता है कि क्या आगे लगेगा, ABCD मान लेना है, कौन कौन सा तत्व है उसे देख लेना है, A बराबर C होगा, क्या होगा क्या होगा, दोनों तरफ हमें तत्व को मिलान कर लेना है, जितना होगा उस अनुसार से हमें बिठा देना है, समीकरण 1 2 3 का वैल्यू निकाल देना है। उसके बाद जहां जहां वैल्यू निकाले हैं वहां वहां पुट कर दीजिए, अगर बटा में आया तो हर से गुना कर दीजिए, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक। और आपको हम बता दें कि कल का जो मेरा क्लास होगा, कल का जो मेरा क्लास होगा, यानी कल यानी मंगलवार के दिन का जो मेरा क्लास होगा वो नहीं होगा, ना तो एप्लीकेशन पर क्लास होगा और ना तो शाम में हमारा क्लास होगा। बाकी गणित वगैरह का क्लास चलेगा, सिर्फ बच्चों हमारा क्लास और क्रिस सर का क्लास कल नहीं होगा, क्योंकि हमें किसी जरूरी काम की वजह से, हमें किसी जरूरी काम की वजह से पटना जाना पड़ रहा है, जिसके कारण कल का क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इसलिए हम आपको होमवर्क देकर के जा रहे हैं कि यह होमवर्क प्यारे बच्चों आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा, और कंप्लीट करके और भी किताब उठाइएगा, समझ गए ना, किताब उठाइएगा और समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, 4 से 5 नंबर का प्रत्येक वर्ष समीकरण संतुलित करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। समीकरण संतुलित करने के लिए प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो फिर आप लोग हर हाल में इसको घर पर प्रैक्टिस करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटी बहनों को भी बोल देते, नहीं तो वो फिर रुस जाएगी। तो हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आज का टॉपिक पढ़ के आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आया होगा। आज हम बीच में क्लास में मोटिवेट भी किए, वे भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के क्लास आज हमें बहुत बेजोड़ लगा, ठीक है ना। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उनके लिए अभी भी एडमिशन खुला है। आप लोग जाइए, टॉपर बैच को ज्वाइन करिए और टॉपर बनने के सपने को पूरा करिए, ठीक है। तो आराम से प्यारे बच्चों जाइए, हैंड नोट्स लीजिए, जाइए टारगेट बोर्ड का स्टडी मटेरियल लीजिए, तमाम तरह की सुविधाएं आपको यहां पर मिल जाएंगी सिर्फ 999 में। तो फटाफट से आप लोग जाइए और कोर्स में जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।